वेलकम बैक टू भीरे क्लासेज यूपी। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड थर्ड सेमेस्टर दोनों का एग्ज़ाम प्रस्तावित है 14 फरवरी और 16 फरवरी से। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए संभावित प्रश्नों की श्रृंखला, कुछ चुनिंदा प्रश्न। तो करेंगे आज की इस वीडियो में हम अंतिम प्रहार विद अपने एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ एक बार से भीरे क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? शिक्षा की यह परिभाषा विवेकानंद जी के द्वारा दी गई है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन, आप पहली बार एग्जाम देंगे बीएड का, तो आपको अभी पता चलेगा जब एग्जाम देंगे तब। उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पैटर्न आते हैं, उसमें क्या पूछता है, सबसे अधिक जो पूछा गया था पिछले बार वो परिभाषाएं ही पूछी गई थी। तो आप परिभाषाओं को ध्यान में रखेंगे, जैसा कि हम अपने पिछली वीडियोस में भी जो भी टॉपिक होता है हमारा, शिक्षा हो, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, कोई भी टॉपिक हो, समाज, जो भी टॉपिक होता है उसमें हम आपको एक बार ज़रूर ऐसा बताते हैं। तो इसीलिए बार बार हम रिपीट करते हैं बच्चों, ताकि आपके ध्यान में रहे और आप भूलें नहीं। परिभाषाओं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन परिभाषाओं से ही लगभग बन जाते हैं, कौन किसके द्वारा कही गई दी गई परिभाषा है। तो प्लीज़ आप सभी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ठीक है, और जैसा कि मैंने आदर्शवाद आज में भी बताया था, उसका नाम चेंज करके क्वेश्चन पूछते हैं, अन्य नामों के द्वारा पूछते हैं, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपने। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा प्रौढ़ के शरीर, मन तथा आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? यह कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जैसा कि बार बार अब आपको बताते हुए चले ही आ रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। ये किसने कहा है? यह कहा है जॉन ड्यूवी ने कहा है ये। ठीक है, कहीं डीवी लिखता है, कहीं ड्यूवी लिखता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी न होइएगा। और शिक्षा ध्रुवीय प्रक्रिया वो किसने कहा है? वो एडम्स ने कहा है। और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को रायबर्न ने भी कहा है, ये भी नाम आप ध्यान में रखेंगे, रायबर्न का भी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन, पहला जो हमारा ऑप्शन है जे मोहन थे, उनके द्वारा कही गई ये परिभाषा है। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। किसने कहा है? ये भी विवेकानंद जी ने कहा है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सत्य है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ही है। जैसा कि मैंने अपनी शिक्षा वाले वीडियोज़ में भी समझाया है कि शिक्षा निरंतर एक गतिशील प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि मानव का सर्वांगीण विकास करती है। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, कहीं भी किसी भी स्थान पर। औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को भी हमने समझा है। व्यापक शिक्षा का अर्थ और संकुचित शिक्षा का क्या अर्थ होता है, उस पर भी हमने चर्चा किया है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ही है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। शिक्षा और अनुदेशन एक दूसरे के पर्याय हैं, ये कथन असत्य है। शिक्षा और प्रशिक्षण में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल गलत है ये बात। शिक्षा विशुद्ध विज्ञान है, कला नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये भी हमारा, क्योंकि शिक्षा जो है वो विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है, सत्य है ये हमारा। सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का मध्य मार्ग है, बिल्कुल सत्य है। ये हमने अपने शिक्षा वाले वीडियो में भी समझा था कि निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक के मध्य का मार्ग होता है। ठीक है, अब देखते हैं। शिक्षा और सीखना दो भिन्न संप्रत्यय हैं, यानी कि दो भिन्न कॉन्सेप्ट हैं। शिक्षा एजुकेशन हो गया हमारा, सीखना यानी कि अधिगम, लर्निंग, दो भिन्न संप्रत्यय हैं, बिल्कुल सत्य है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया, जैसा कि अभी जस्ट मैंने आगे बताया, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा का प्रत्यय व्यापक है और प्रशिक्षण का संकीर्ण, बिल्कुल सत्य है ये कथन। अब अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। शिक्षा का चरित्र विकास के उद्देश्य के समर्थक हैं, कौन है? बिल्कुल ये हमारे उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य है। हर्बर्ट भी हैं, महात्मा गांधी जी भी हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन जी भी हैं। ठीक है, अगला है ज्ञानार्जन का अर्थ है। ज्ञानार्जन का अर्थ
बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बौद्धिक प्रशिक्षण ज्ञानार्जन का अर्थ है। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का अर्थ है अपनी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमता का विकास करना। ठीक है। सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? सामाजिकता और नागरिकता की भावना का विकास करना ही सामाजिकता का उद्देश्य है। जैसा कि हमने समाज क्या है, समुदाय क्या है, सामाजिकता क्या है, समाजीकरण क्या है, इन सब को ऑलरेडी समझ लिया है। इन सब पर चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, चर्चा कर लिया हमने, तो उसमें ये सब हमने पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। उसका बस एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे सबसे अधिक बनते हैं और 3 जो क्वेश्चन बनते हैं वो 5-5 नंबर के, 15 नंबर के 3 बस हमारे लिखित क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा आगे भी, इसीलिए फिर यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एक बार समझते हैं। अब देखते हैं ज्ञान शक्ति है, किस दार्शनिक ने कहा है? सुकरात के द्वारा ये कही गई बात है कि ज्ञान शक्ति है। ज्ञान पवित्रता है, यह किस दार्शनिक ने कहा है? ये अरस्तु ने कहा है। ज्ञान शक्ति है किसने कहा है? सुकरात ने। और ज्ञान पवित्रता है, अरस्तु ने कहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह किसने कहा है? ये रेमॉन्ट ने कहा है कि निसमाज व्यक्ति जो होता है वो कोरी कल्पना होता है। अब ये वाला जो है ये ऑलरेडी पूछ चुका है क्वेश्चन, पिछली बार पूछा था, निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है, किसने कहा है? तो ये रेमॉन्ट ने कहा है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब है, मैं समाजवादी राज्य में विश्वास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा का इस उद्देश्य की ओर विकास किया जाए। यह किसने कहा है? यह कहा है पंडित नेहरू ने, कि मैं समाजवादी राज्य में विश्वास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा का इस उद्देश्य की ओर ही विकास किया जाए। पंडित नेहरू के द्वारा कही गई ये बात है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए किस सन में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया? 1948 में बनाया गया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? राधाकृष्णन आयोग के भी नाम से जाना जाता है इसे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं 20-20 में बता रही हूँ उसे आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ देते हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़े हुए हैं यूजीसी और राधाकृष्णन आयोग दे देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ एक बार से ध्यान से सुनिएगा और नोट करते हुए आगे चलिएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना। ठीक है। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। कोठारी आयोग के अनुसार ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग, अभी इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसे किस और नाम से जानते हैं? उसे हम मुदालियर आयोग के भी नाम से जानते हैं। और उसके जो मुदालियर आयोग का गठन किसके नाम पे हुआ था? मुदालियर किस नाम पे पड़ा था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम पे इस आयोग का नाम, और इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं और पढ़ा था। ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, इसका सन भी याद रखेंगे, कब इसका स्थापना हुआ था। इन सभी बातों को आप थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। शिक्षा का कार्य है, शिक्षा का कार्य उक्त तीनों सही है। मानव जीवन में भी शिक्षा का कार्य है, राष्ट्र जीवन में भी है और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में भी है शिक्षा का कार्य। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। ये किसने कहा? ये पेस्टोलॉजी ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। ठीक है। जीवन के लिए संघर्ष, यह नारा बुलंद किया, किसने किया? डार्विन महोदय ने यह नारा बुलंद किया, जीवन के लिए संघर्ष। ठीक है। अगला है, केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें उस दिशा की आवश्यकता है जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ये किसने कहा है? ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा। इस पॉइंट से आप इसे थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे परिभाषा, तो इस हिसाब से ऐसे आप ट्रिक निकाल लेंगे। जैसे पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगा, विवेकानंद ने कहा है। ऐसे आप थोड़ा सा कुछ उसमें यूनिक सा बोल के ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान विद्यालय है तो उसका प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। यह विचार किसका है? यह विचार गांधी जी का है। शिक्षा जीवन की तैयारी है, यह कथन किसका? यह बिलमॉन्ट का कथन है। हाँ, ये पूरे 108 क्वेश्चन इस पूरे श्रृंखला में हैं। इसे आप एकदम लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अगर बीच में कहीं भी स्किप करते हैं तो एक आध क्वेश्चन आपका छूट सकता है, और ये ऐसा हो सकता है कि वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाता है तो फिर आपको नुकसान ही होगा। तो प्लीज़ बिना स्किप किए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा इतनी व्यापक होनी चाहिए जितना मनुष्य उसमें जो भी शक्तियाँ हैं, शिक्षा उन्हें पोषित एवं प्रदर्शित करना चाहिए। शिक्षा को उन्हें पोषित एवं प्रदर्शित करना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन एमर्सन का है। ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, अगर ये पूछ देता है एग्जाम में तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? पोषित, इसमें पोषित वर्ड दिया है ना, पोषित। बच्चे का पालन पोषण कौन करता है? माता करती है, माँ करती है। तो पोषित वर्ड से आप पोषण ले लीजिए, बालक का पालन पोषण माता करती है, माँ करती है। और एमर्सन में क्या है?
सन है। सन का ही पोषण होगा ना, तो पोषित से क्या हो गया, इमर्सन। इस तरह से कुछ ट्रिक के माध्यम से आप इजीली याद रख सकते हैं परिभाषाओं को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है। यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति तेज कैसे हो सकती है? ये किसने कहा है? ये मैकाइवर ने कहा है। मैकाइवर और पेज की भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन में परिभाषाएं, तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु समाहित है, शिक्षा का स्थान सबसे ऊपर है तथा वही आधार है। यह कथन है पंडित नेहरू का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। यह कथन किसका है? राधा कृष्णन का है यह कथन। ओके, शिक्षा के सामान्य कार्य हैं। शिक्षा के सामान्य कार्य कौन से? व्यक्तित्व का विकास करना। जैसा कि हमने शिक्षा वाले टॉपिक में समझा था, शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा का उद्देश्य और कार्य यही है व्यक्तित्व का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना या परिमार्जन करना ही शिक्षा होता है। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। शिक्षा के राष्ट्रीय जीवन में क्या कार्य नहीं करता है, क्या कार्य नहीं है? इसमें होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, ये शिक्षा के राष्ट्रीय जीवन में कार्य, इसका कार्य नहीं है। राष्ट्रीय अनुशासन में वृद्धि करना बिल्कुल सही है। विदेशों में नौकरी के लिए तैयार करना भी सत्य ही है। राष्ट्रीय एकता का विकास करना भी सत्य है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना ये बिल्कुल असत्य है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के मानव जीवन के लिए क्या कार्य है? शिक्षा के मानव जीवन के लिए मनुष्य को अनुसंधानकर्ता बनाना और आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये बी और सी इसमें दोनों सही होगा। विद्यालय शिक्षा का साधन है। विद्यालय शिक्षा का अनौपचारिक साधन है या संस्था है? संस्था पूछता है तभी भी औपचारिक होगा। विद्यालय का है एक औपचारिक संस्था है। ये सभी हमने समझाया अपने शिक्षा के संस्थाओं जो तीनों हैं हमारे, औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक, ये तीनों प्रकार भी हैं, संस्था भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये विद्यालय औपचारिक शिक्षा में आता है, विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है, इसे ध्यान में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय एक पवित्र एवं विस्तृत पर्यावरण है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन डीवी का है। अब ये औपचारिक शिक्षा वाला भी पिछली बार एग्जाम में पूछा था, लास्ट ईयर ही, तो ऐसे क्वेश्चन को आप एकदम ही ध्यान रखेंगे। और ये विद्यालय एक सरल, पवित्र एवं विस्तृत पर्यावरण है, ये जॉन डीवी ने कहा है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों, यहाँ पे हो जाएगा, न्यायालयों और कारखानों से नहीं वरन विद्यालयों से होता है। यह कथन किसका? ये बालकृष्ण जोशी जी का कथन है। विद्यालय की विशेषता है, विद्यालय की उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं। एक निश्चित जनसंख्या होती है, हम की भावना का विकास होता है, हम की भावना होती है, ठीक है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है। तो ये तीनों जो है वो सत्य है। भारतीय विद्यालयों में व्याप्त दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं? उपरोक्त सभी हैं। पाठ्य वस्तु पर बल दिया जाता है, ये भी दोष ही है। एकांगी विकास पर बल दिया जाता है, एक पक्षीय विकास पर बल दिया जाता है, हमने ये भी समझा है, तो ये भी दोष ही होगा। दोषपूर्ण शिक्षण पद्धतियाँ हैं, ये भी बिल्कुल सही है, दोष ही होगा। तो उपरोक्त सभी, इसमें भी तीनों ही सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्राउन महोदय के अनुसार शिक्षा के कितने अभिकरण हैं? शिक्षा के कितने अभिकरण हैं ब्राउन के द्वारा? 4 अभिकरण हैं। ठीक है, दूरदर्शन संबंधित है निरौपचारिक साधन से। ये सभी हमने निरौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक समझ रखा है, इसीलिए इस पर उतना हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार बताते हुए चली आ रही हूँ। समुदाय संबंधित है, किससे? समुदाय अनौपचारिक से संबंधित है। समुदाय क्या है इसको भी हमने समझा, आप एक बार से जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं वीडियो। कम्युनिटी का तात्पर्य है, कम्युनिटी अर्थात कि समुदाय, इसका तात्पर्य है एक साथ सेवा। ठीक है, ये भी हमने कम्युनिटी, समुदाय वाले टॉपिक में समझा था, एक साथ सेवा ही इसका तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमित क्षेत्र के सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन को समुदाय समझा जा सकता है। ये किसने कहा? ये ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा। ये ऑकबर्न नहीं, ऑकबर्न है। थोड़ा सा कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसे आप समझ जाएंगे। ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा ये राज्य का आवश्यक तत्व है। राज्य का आवश्यक तत्व ये तीनों ही है, जनसंख्या भी है, निश्चित भूखंड, सरकार और राजनीतिक सत्ता। ठीक है, ये तीनों सत्य है, यहाँ पे सत्ता होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अगला, किसने कहा है धर्म का सार मान्यताओं को धारणा करने में, विश्वास में निहित है? ये किसने कहा? ये हेरोल्ड हॉब्डिंग ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, धर्म अपने समस्त कर्तव्यों को दैवीय आदेशों के रूप में मानने में निहित है। ये किसने कहा? ये कॉन्ट ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सामाजिक आविष्कार समझा जाना चाहिए जो बालकों को विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन ओटावे का है। यहाँ पे
आंसर लिखा हुआ है, यह ओटावे का कथन है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। विद्यालय को समस्त संसार का ही नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, एकदम ध्यान रखेंगे। टीपी नन के अनुसार ये दी गई परिभाषा है, ये कथन है इनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय और महाविद्यालय चरित्र निर्माण के कारखाने हैं। माता पिता अपने बालकों को इन संस्थानों में इसलिए भेजते हैं जिससे वे अच्छे स्त्री और पुरुष बन सकें। यह किसने कहा है? यह महात्मा गांधी जी ने कहा है। प्रत्येक नई पीढ़ी को सामाजिक धरोहर का हस्तांतरण एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास किया जाता है, इसलिए यह विद्यालय का प्राथमिक कार्य है। यह किस विद्वान ने कहा है? यह कनिंघम ने कहा है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये कनिंघम द्वारा कही गई परिभाषा है, दी गई परिभाषा है। विद्यालय शिक्षा का क्या है? सभी कथन सत्य हैं। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन, नियमित साधन और सक्रिय साधन, ये तीनों ही है। ठीक है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, बिल्कुल सत्य है। विद्यालय समाज द्वारा निर्मित एक संस्था होती है, इसीलिए विद्यालय को समाज का लघु रूप माना गया है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। किसने कहा है? डीबी ने कहा है। शिक्षा पूर्ण रूप से शिक्षक पर ही निर्भर करती है, असत्य है। ये कथन बिल्कुल ही असत्य है। अंग्रेजी के स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्कूल से हुई है, सत्य कथन है। अब यहाँ पर सिर्फ सत्य असत्य पर न जाइएगा, क्योंकि इसमें से दो टाइप के क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। सबसे पहला तो अंग्रेजी का स्कूल शब्द किससे इसकी उत्पत्ति हुई है? ग्रीक शब्द से हुई है। और किससे हुई है? स्कूल से हुई है। इन दोनों टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। भाषा भी पूछा जाता है किससे इसकी उत्पत्ति हुई है और किस शब्द से बना है, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब विद्यालय समाप्त कर दिए जाने चाहिए क्योंकि उनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है, बिल्कुल असत्य है भाई, ये तो सत्य ही नहीं है। विद्यालय क्यों समाप्त कर दिए जाने चाहिए? उसकी उपयोगिता नहीं खत्म हुई है, ये असत्य है। विद्यालय शिक्षा के 3 अंग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज, ये सत्य है। अगर यहाँ पे पाठ्यक्रम देता है वो भी आपका सत्य ही होगा, क्योंकि जो है शिक्षा के 3 ध्रुव माने गए। ये तो विद्यालय शिक्षा के 3 अंग है ना। अगर शिक्षा के 3 पूछता है ध्रुव, ट्राइपोलर, जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा, तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा है? यह कॉम्टे ने कहा है। ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पूछे गए थे ये वाला क्वेश्चन भी पिछली बार एग्जाम में। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, कॉम्टे ने कहा है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये पेस्टोलॉजी ने कहा है। इन दोनों को ही आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। यह कथन किसका है? यह प्लेटो का कथन है। बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, ये किसने कहा? ये मैजनी ने कहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। बार बार मैं एक ही चीज़ क्यों रिपीट कर रही हूँ? ताकि आप इससे ओझल ना हो, इसे ध्यान में रखें, आपको ये याद रहे और आप एग्ज़ाम में सही करके आएँ। 40 क्वेश्चन में 40 नहीं तो 38 तो करके ही आए सही। ठीक है, मेरी यही कोशिश है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विविध वस्तुओं के संग्रह और उपयोग की शिक्षा मिलती है संग्रहालय से। ठीक है, संग्रह करने और उसके उपयोग की शिक्षा मिलती है संग्रहालय से। परिवार बालक का सर्वोत्तम शिक्षक है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। परिवार जो बालक होता है वो प्रथम पाठशाला भी होता है, सर्वोत्तम शिक्षक भी होता है, माता पहली शिक्षिका होती है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला, ये भी सत्य, ये भी जस्ट हमने आगे समझा ही था। प्रत्येक बालक पर अपने समुदाय की गहरी छाप होती है, बिल्कुल सत्य है। हाँ, होती है। प्रत्येक बालक पर अपने समुदाय, अपने समाज की गहरी छाप होती है। वो अपने समुदाय और समाज में पलता बढ़ता है तो उसकी छाप तो होगी ही। समुदाय और विद्यालय दोनों को एक दूसरे का पूरक बनकर कार्य करना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। राज्य को केवल संख्या बढ़ाने के लिए विद्यालय नहीं खोलने चाहिए, वरन विद्यालयों को सुसज्जित और समृद्ध भी करना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाकर कोई हमें वो राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकेंगे, कोई फ़ायदा नहीं प्राप्त होगा। लेकिन विद्यालयों को सुसज्जित और समृद्ध भी करना चाहिए, करेंगे तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। जब हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ विद्यालयों की संख्या बढ़ाने पर जोर नहीं देना चाहिए। बालकों की शिक्षा पूर्ण हो सकती है परिवार और विद्यालय, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। परिवार में शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए माता पिता का ... खाली स्थान है, क्या होना बहुत आवश्यक है? शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन है, जबकि समुदाय शिक्षा का क्या है? अनौपचारिक साधन है।
विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन ये हम समझते हुए आ रहे हैं, ऊपर से ही समझते हुए आ रहे हैं। अपने पिछले वीडियोज़ में भी हमने ये समझा था। समुदाय शिक्षा का क्या है, अनौपचारिक साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिकारवादी राज्य में शिक्षा पर राज्य का पूर्ण क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है। पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, प्रजातांत्रिक राज्य की सफलता शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करती है। इसमें क्या रहेगा, डॉट 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 खाली स्थान में शिक्षित नागरिक पर निर्भर करता है प्रजातांत्रिक राज्य की सफलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य का कार्य विद्यार्थियों को उत्तम क्या उत्तम और सस्ती पुस्तकें उपलब्ध कराना है। महंगी पुस्तक उपलब्ध कराना नहीं है। ठीक है, महंगी गलत होगा, सस्ती वहाँ पे बिल्कुल सही होगा। निरौपचारिक हो जाएगा यहाँ पे। निरौपचारिक शिक्षा स्कूली शिक्षा की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। बिल्कुल ही सत्य है ये। स्कूली शिक्षा जो होती है वो मैंने समझाया था क्या होती है, निश्चित समय, निर्धारित स्थान, निर्धारित समय, निश्चित जो होता है पाठ्यक्रम, विषय वस्तु शिक्षक के द्वारा ही सिर्फ दी जाती है। बल्कि निरौपचारिक शिक्षा आप कहीं भी कभी भी बिना किसी रोक टोक, बिना किसी समय के उसके पाबंद के कहीं भी कभी भी किसी भी स्थान पर सीख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। पत्राचार पाठ्यक्रम ऐसा पाठ्यक्रम है जो डॉग द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय ने पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ किया था। ये भी सत्य है। पत्राचार पाठ्यक्रम भारत में सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय ने आरंभ किया था। पत्र पत्रिकाएं बालक के नैतिक विकास की दृष्टि से हानिकारक है। असत्य है। रेडियो के कार्यक्रम में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया नहीं हो पाती है। सही है। कहाँ अंतःक्रिया हो पाती है? अंतःक्रिया सिर्फ जो होती है वो विद्यालय में होती है, कक्षा में होती है। ठीक है, जनसंचार माध्यमों में टेलीविज़न सबसे सशक्त माध्यम है। बिल्कुल सत्य है। टेलीविज़न के द्वारा विभिन्न कक्षाओं के लिए विभिन्न पाठों का प्रसार किया जाता है। ये भी सत्य है। टेलीविज़न व्यवसाय साधन है। ये भी बिल्कुल सत्य है। अभी थोड़े से प्रश्न सत्य असत्य के मैंने जानबूझकर करवाया ताकि इससे थोड़ा सा जो आपका कॉन्सेप्ट इधर उधर होगा थोड़ा सा सही हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा शॉर्ट में ही अब जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी और लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको भी दिक्कत होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। देखते हैं, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। और 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान की किस धारा में दिया गया है? यह ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की ओर सबसे पहला ध्यान किसका गया? सबसे पहला जो ध्यान था अपव्यय एवं अवरोधन में वो किसका था? हर्टांग कमेटी का गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये अपव्यय अवरोधन वाला जो होता है वो हम सभी को पता है बहुत ज़्यादा होता है। कोई गरीबी के कारण किसी के जो शिक्षा है, विद्यालय शिक्षा में अवधान आ जाता है, रुक जाता है, वहीं पे अवरोध हो जाता है, किसी का किसी चीज़ अन्य चीज़ के कारण हो जाता है। तो इस पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? हर्टांग कमेटी का गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 1979 में। लोक जुम्बिश कार्यक्रम किस प्रांत में चलाया गया था? ये राजस्थान में चलाया गया था लोक जुम्बिश कार्यक्रम। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? ये दोनों ऑप्शन सही है, 2001 और 2002। यहाँ पे आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं, 2001 और 2002 ही दिया रहता है। ठीक है, तो इसी समय शुरू किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। भारत में 2001 में लगभग कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल थे? 8 लाख ये थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में लगभग कितने छात्र छात्राएं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे थे? ये 16 करोड़ है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? 1955 में की गई थी। भारत में खुला विद्यालय सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया था? ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने खुले विद्यालय को राष्ट्रीय खुले विद्यालय में कब परिवर्तित किया? ये किया था 1989 में। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये कोठारी आयोग ने किया था। कोठारी आयोग जो हमारे 1962 और 64 इसका टाइम माना जाता है, 1962 में आया था और 64 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये कब आया था? जो त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। ये ध्यान में रखेंगे आप। कोठारी आयोग से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यहाँ पे भी फिर आ गया यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना? 1953। और हाँ, वहाँ पे जो हमने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दूसरा है, यूजीसी ये है। ठीक है, इसे यूजीसी कहते हैं। और वो था हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसे हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू की गई थी? 1959 में। अनमेल को बाहर कीजिए। इसमें अनमेल को बाहर करना है, जैसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय, अजमेर, उदयपुर, ये विश्वविद्यालय है, पर वनस्थली विद्यापीठ इससे बेमेल है, अनमेल है। ठीक है, अब अनमेल को दूसरा है बाहर कीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय, JN विश्वविद्यालय, जामिलिया मिलिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये इन सभी से भिन्न है, अलग है। तो अनमेल को ऐसे बाहर करना है। ओके, इन दोनों में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि जो हमारा NCERT है, उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसका फुल फॉर्म तो बिल्कुल ही ध्यान में रखेंगे, ये पूछता है एग्जाम में, ये इसका फुल फॉर्म ही पूछ देगा। NCERT ने टीचर एजुकेशन कैरिकुलम ए फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया था? ये 1978 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE। अब देखिए, NCTE से पिछले बार लगभग इतने सारे क्वेश्चन पूछ दिए थे कि दिमाग खराब होने वाले क्वेश्चन लगभग पूछे थे। तो NCET तो पढ़ के ही जाइएगा, और NCERT फुल फॉर्म कब इसका स्थापना हुआ था, ये सभी आप प्लीज़ एक बार से ध्यान में रखेंगे और पढ़ के जाएंगे। कोई संवैधानिक दर्जा इसको कब प्रदान किया गया था? इसको संवैधानिक दर्जा जब 1993 में प्रदान किया गया था, 1993 में। और इसको स्थापना इसकी कब हुई थी अगर पूछता है, तो इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। संवैधानिक दर्जा पूछता है कब प्राप्त हुआ, तो ये 1993 में हुआ था। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? इस क्वेश्चन का नंबर 3 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित हुआ था? अब ये जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोग का सही आता है। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज़ जाते वक्त एक बार अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार से लाइक एंड शेयर तो अवश्य कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।